नमस्कार, दृष्टि आईएएस के एडिटोरियल एनालिसिस में आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम है नील। आज के संपादकीय हमने इंडियन एक्सप्रेस अखबार से लिए हैं। संपादकीय किस विषय पर है? हाल ही में भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चुन लिए गए हैं, अपॉइंट कर दिए गए हैं। तो उस पर और उसके बहाने जुडिशरी पर, उसके सुधार को लेकर, उसकी समस्याओं को लेकर दो संपादकीय इंडियन एक्सप्रेस अखबार में आए हैं। हमने दोनों लिए हैं, दोनों से मुख्य मुख्य बातों का हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले एक छोटी सी कहानी, क्योंकि डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब जो हाल ही में भारत के चीफ जस्टिस बने हैं, इनके पिता भी वाई.वी. चंद्रचूड़ 1970 के दशक में और फिर 80 के दशक में चीफ जस्टिस रहे, बल्कि वो सबसे लंबे समय तक भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे थे आजादी के बाद के समय से। पहला मुख्य न्यायाधीश कौन था भारत का? आप खुद सोचिए, ढूंढिए, कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। बहरहाल, ये बात मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि जब डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब के पिता वाई.वी. चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस थे, तो एक बड़ा फेमस केस आया था। इमरजेंसी का दौर था, इमरजेंसी का क्रूर दौर था। अलग अलग तरीकों से अपने पॉलिटिकल अपोनेंट्स को तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार प्रताड़ित कर रही थी, उनको जेल में डाला गया था। तो एक केस पहुंचा सुप्रीम कोर्ट के पास, एसडीएम जबलपुर केस के नाम से फेमस। इस केस में जो 5 जजेस की बेंच बैठी थी, उसमें डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब भी थे। उन 5 जजेस में से जो बाकी के 4 जजेस थे, डे साहब, बेग साहब, भगवती और चंद्रचूड़, इन चारों ने माना कि सरकार जो कर रही है वो मोटा मोटा ठीक है। लोगों के पास राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी इमरजेंसी के दौरान नहीं रह सकता, और एक तरीके से राइट टू प्राइवेसी को भी एक ऑब्जर्वेशन में कहा गया कि राइट टू प्राइवेसी लोगों का मौलिक अधिकार नहीं है। ये तब की बात थी। केवल एक एच.आर. खन्ना साहब थे, उन्होंने डिसेंटिंग जजमेंट लिखा। उसके फलस्वरूप उनको बाद में चीफ जस्टिस नहीं बनाया गया। बाकी लोग अधिकतर चीफ जस्टिस बनकर रिटायर हुए। इसके तकरीबन 30 साल बाद एक कोर्ट में डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब ने, ये विधि का एक खेल है, कि कहा, एक जजमेंट देते हुए कहा कि ना सिर्फ वो 4 लोगों का मेजॉरिटी जजमेंट, जिनमें उनके पिता भी शामिल थे, वो एक फ्लॉड जजमेंट था, बल्कि ये भी स्थापित किया, जो कि अब स्थापित हो चुका है, इट हैज बीन रेड इनटू आर्टिकल 21, की प्राइवेसी लोगों का फंडामेंटल राइट है। बहरहाल, या राइट टू लाइफ का पार्ट है। तो ये बात क्यों महत्वपूर्ण है? ये बात हमें ये दिखाती है कि हमेशा, चाहे संस्थाएं हो, चाहे लोगों का व्यक्तिगत जीवन हो, लोगों के परिवारों का इतिहास हो, उसमें हमेशा सुधार करते रहने की, गलतियों को मानने की गुंजाइश रहती है, और गलतियों को मान लेने के बाद से ही सुधार की असल प्रक्रिया शुरू होती है। तो बहरहाल, ये तो बात हो गई जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ के बारे में और उनके पिता के बारे में। आज के संपादकीय एक चिट्ठी है, लेटर टू द न्यू सीजीआई, लिखा है सी राजकुमार साहब ने, जो कि ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं। एक बहुत शानदार लॉ की यूनिवर्सिटी है, लॉ वहां पे बहुत शानदार है, और भी चीजें वहां पे पढ़ाई जाती हैं। कई रैंकिंग्स में ये यूनिवर्सिटी शीर्ष में आई है। एक संपादकीय अखबार ने भी छापा है, और हम शुरुआत उसी संपादकीय के साथ करेंगे। तो क्या कहता है ये संपादकीय? ये संपादकीय केवल ये कहता है कि यू ललित, जो कि हाल ही में रिटायर हुए, उदय उमेश ललित, हाल ही में मंगलवार को जब रिटायर हुए, तो उनके उस पुराने इंटरव्यू को याद किया गया, जब उन्होंने कहा था कि मेरे पास मात्र 74 दिन है और मैं कुछ सुधार लाना चाहूंगा जुडिशरी में, कुछ सुधार की प्रक्रियाएं शुरू करना चाहूंगा। ये बात दिखाती है कि संस्थाओं में परिवर्तन एक दिन में नहीं हुआ करते हैं। जिस व्यक्ति के पास 74 दिन है, वो भी कह रहा है कि मैं कुछ सुधार की प्रक्रियाएं शुरू करूंगा। ये संस्थानों के प्रति उस व्यक्ति के सम्मान को दिखाता है। लेकिन हम जो बातें डिस्कस करेंगे, ये बातें आप ध्यान रखिए, जुडिशरी की कई समस्याएं और उनके क्या क्या समाधान हो रहे हैं, इसका अंदाजा आपको इससे लगेगा। तो यू ललित साहब ने कहा था कि 3 महत्वपूर्ण बातें। पहली, कि डिले जो केसेस की लिस्टिंग में होता है, सुप्रीम कोर्ट के सामने कोई केस कब सुना जाएगा, उसकी लिस्टिंग में होने वाली देरी को मैं दूर करने की कोशिश करूंगा। दूसरी, कि संवैधानिक मसलों पर जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठाई जाती है, मैं कोशिश करूंगा कि एक बेंच साल भर के लिए बैठे, ताकि वो संवैधानिक मसलों पर निर्णय ले सके और केसों को लिस्ट करने का
मैं एक नया तरीका इजाद करने की कोशिश करूंगा, संस्थागत रूप से इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म करूंगा। तो जैसे कि तय हुआ कि मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार को जजेस लंच तक तो लिस्टेड केसेस सुनेंगे और उसके बाद पुराने मिसलेनियस केसेस सुनेंगे। मंडे और फ्राइडे को जो न्यू लिस्टेड केसेस हैं वो सुनेंगे। तो इस प्रकार के संस्थागत कार्य किए गए। तो उसी प्रकार से हमने ये भी देखा कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, बल्कि पहली बार हाल ही के इतिहास में पहली बार एक साथ 4 कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठी, जिन्होंने कई मसलों को सुना। हाल ही में ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन पर एक जजमेंट भी आया, उस पर हम कभी और चर्चा करेंगे अच्छे संपादकीय के आने पर। बट ये सुधार होने शुरू हो गए, ऐसा हमें दिखता है। तो नए चीफ जस्टिस के पास अब 2 साल होंगे। ये हाल के समय में मिलने वाला बहुत लंबा समय है जो इस चीफ जस्टिस को मिलेगा, और इनके पास ये मौका भी होगा और चैलेंज भी होगा कि तमाम तरह के रिफॉर्म्स जो कि अटके हुए थे पिछले कई वर्षों से, उनको शुरू किया जाए, और जो रिफॉर्म्स शुरू हो चुके हैं उनको जारी रखा जाए, उनमें और सुधार लाया जाए। और सबसे बड़ा एक चैलेंज ये भी होगा कि जुडिशरी पर जो बहुत सारे हमले हो रहे हैं, उसकी स्वतंत्रता पर जो हमले हो सकते हैं, उसके प्रति भी नए चीफ जस्टिस को, जुडिशरी को सचेत रहना होगा। और जो तमाम वैकेंसीज आ गई, क्योंकि कोई भी संस्थान उतना ही मजबूत है जितना उसमें काम करने वाले लोग, और हम पाते हैं कि जुडिशरी में हाल के समय में बहुत वैकेंसीज आई हैं। खुद सुप्रीम कोर्ट में 7 वैकेंसीज हैं, देश भर की हाई कोर्ट्स में 335 वैकेंसीज हैं। तो इन सारी वैकेंसीज को भरना भी एक महत्वपूर्ण काम होगा जो नए चीफ जस्टिस को करना होगा। तो ये तो था इंडियन एक्सप्रेस का अपना एडिटोरियल। अब हम देखते हैं कि सी राजकुमार साहब वो 5 बातें क्या कह रहे हैं। तो इस एडिटोरियल का ब्रॉड एनालिसिस ये है कि उनकी क्वालिफिकेशन की चर्चा की गई है कि बहुत ही अच्छी क्वालिफिकेशन है। केवल क्वालिफिकेशन अपने आप में कोई मायने नहीं रखती, लेकिन ये संभावना जताती है कि जितनी विकराल समस्याएं किसी व्यक्ति या संस्थान के सामने आने वाली हैं, उससे निपटने के लिए वो व्यक्ति या संस्थान उतना तैयार है कि नहीं। तो कम से कम अकादमिक रूप से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बहुत तैयार दिखते हैं। कैसे दिखते हैं उसकी चर्चा करेंगे। उसके बाद 5 बातें बताई गई हैं जिन पर ध्यान देने की जरूरत है सी राजकुमार साहब के अनुसार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को सुधार के लिए। पहला, जजेस के अपॉइंटमेंट से जुड़ा है। दूसरा, कैपेसिटी बिल्डिंग से जुड़ा है, जुडिशरी की, जजेस की कैपेसिटी बिल्डिंग से। तीसरा जुड़ा है कि तकनीक की दुनिया में लगातार परिवर्तन हो रहे हैं, तो जुडिशरी तकनीक के साथ कदम ताल मिलाकर चल पाएगी कि नहीं, क्या चलने के लिए चैलेंजेस हैं, इस पर बात होगी। उसके बाद लॉयर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग कैसे हो, क्या क्या तरीके अपनाए जा सकते हैं, ये बहुत जरूरी है जुडिशरी को तैयार रखने के लिए, क्योंकि जुडिशरी केवल जजेस से नहीं बनती है, बल्कि जो ऑफिसर्स ऑफ लॉ हैं जुडिशरी के, यानी कि लॉयर्स जो हैं, वकील जो हैं, उनकी तैयारी कैसे रखी जाए, उनको कैसे अपग्रेड करते रहा जाए, इस पर भी चर्चा जरूरी है। और अंत में बिल्कुल बेसिक बात, बिल्कुल फंडामेंटल बात, जहां पे पौधे रोपे जाते हैं, यानी कि लॉ यूनिवर्सिटीज, लॉ एजुकेशन में किन सुधारों की जरूरत है, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पहल ले सकते हैं। तो इन 5 बातों की चर्चा की गई है। बिंदुवार चर्चा शुरू करते हैं। तो हाल ही में 9 नवंबर को राष्ट्रपति ने ओथ दिलवाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। 50वें चीफ जस्टिस थे। पहले कौन थे, ये सवाल मैं आपसे पूछ चुका हूं कि आप कमेंट सेक्शन में लिखें। आप कमेंट सेक्शन में ऑलरेडी कई अच्छी बातें लिखते हैं, कुछ सुझाव भी लिखते हैं। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, आप ये भी बताते हैं। जैसे एक सुझाव आया कि इकोनॉमी के एडिटोरियल से ज्यादा डिस्कस करें, हम जरूर डिस्कस करेंगे। जब भी अच्छे एडिटोरियल्स आएंगे हम उनको डिस्कस करेंगे। एक सुझाव आया कि पुराने एडिटोरियल्स जो छूट गए हों और अच्छे हों, उनको भी डिस्कस किया जाए। ये बहुत अच्छा सुझाव था, इस पर भी ध्यान दिया जाएगा। और तीसरा एक सुझाव अच्छा था कि क्वेश्चंस किसी तरीके से दिए जाएं। मैं इस बात को लेकर बहुत सहमत नहीं हूं कि इस एडिटोरियल के एंड में हम क्वेश्चंस दें, लेकिन इसमें जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं हम कोशिश करेंगे कि इसी पर आधारित एक क्वेश्चंस बेस्ड प्रोग्राम हम अलग से बना सकें। तो आप अगर इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो वहां जाके उन क्वेश्चंस के माध्यम से आपका रिवीजन भी हो सकेगा। तो ये सारे सुझाव मैं बहुत ध्यान से पढ़ता हूं, आप देते रहें। कम से कम ये बताएं, पहला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन था आजाद भारत में। तो बहरहाल राष्ट्रपति ने ओथ दिलवा दी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ साहब बन गए और उनके पास वो तमाम अकादमिक क्वालिफिकेशंस हैं। भारत और विदेशों की बेस्ट यूनिवर्सिटीज का एक्सपीरियंस है। भारत की शीर्षस्थ यूनिवर्सिटीज में आने वाली दिल्ली यूनिवर्सिटी से उन्होंने अपनी लॉ की डिग्री प्राप्त की। उसके बाद हार्वर्ड लॉ स्कूल से उन्होंने आगे की पढ़ाई की। विश्व के कई शीर्षस्थ विश्वविद्यालयों में जैसे येल में वो विजिटिंग प्रोफेसर के तौर पर जाते रहे हैं। शीर्ष अकादमिक जर्नल्स में उन्होंने अपने रिसर्च आर्टिकल्स लॉ के क्षेत्र में
वहां पे पब्लिश किए हैं। और साथ में पिछले 10 सालों में ये इस पद पर आने वाले सबसे यंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बन गए हैं। तो उनके पास एक लंबा कार्यकाल है, उनके पास तमाम तरह की अकादमिक क्वालिफिकेशंस हैं, और इन सब के सामने मुंह बाए खड़े हैं तमाम चैलेंजेस। जैसे एक चैलेंज तो यही है कि हाल में जो लॉ मिनिस्टर हैं रिजिजू साहब, उन्होंने कहा कि जुडिशरी को ये सोचना होगा कि वो कानून ना बनाए, अगर वही कानून बनाने लगेगी तो फिर सरकार क्या करेगी। अच्छा, सुनने में कई बार बड़ा गलत लग सकता है कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन हम एक सजग नागरिक के तौर पे कम से कम हमें ये जानना चाहिए कि कोई भी देश, कोई भी मुल्क उतना ही महत्वपूर्ण है, उतना ही मजबूत बन पाता है जितना कि वहां की संस्थाएं होती हैं। और संस्थाओं की मजबूती के लिए बहुत जरूरी है कि सारी संस्थाएं अपनी अपनी बाउंड्री में काम करें, एक दूसरे पे चेक एंड बैलेंस रखें, बट अपनी बाउंड्री में काम करें, एक संस्था दूसरी संस्था को कमजोर ना करे। इसका उदाहरण हम देख सकते हैं पाकिस्तान में, जब एक संस्था दूसरी संस्था को कमजोर करती है, सेना कभी सरकार को कमजोर करती है, कभी जुडिशरी सरकार को कमजोर करती है, तो देश खस्ता हाल होता है। तो मंत्री जी ये बात जब कह रहे हैं तो इसको इस आलोक में देखा जाना चाहिए। इसके आगे संपादकीय कहता है, राजकुमार साहब कहते हैं कि ये पहली बार ये सवाल नहीं उठाए गए हैं, इसी को जुडिशियल एक्टिविज्म कहा जाता है। जुडिशियल एक्टिविज्म कई बार प्रश्नों में भी पूछा गया कि जब जुडिशरी अपनी बाउंड्रीज को क्रॉस करने लगती है तो उसका जुडिशियल ओवर रीच नहीं होना चाहिए, ये एक स्थापित बात है। जुडिशियल एक्टिविज्म के अंदर कभी भी ओवर रीच नहीं आना चाहिए, यानी अपनी बाउंड्रीज को क्रॉस नहीं करना चाहिए। कौन सी बाउंड्रीज? जो संविधान में लिखी गई है। क्या लिखा गया है कि हमें, हमारा गोल जो है वो संविधानवाद का है, संवैधानिकवाद का है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का गोल है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का गोल जो जॉन लॉक की थ्योरी थी, उसके हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के अंतर्गत वही सरकारें या वही शासन व्यवस्था लेजिटिमेट होती है जिसमें सभी संस्थाएं अपना अपना काम करें और एक दूसरे पे चेक एंड बैलेंस रखें, बट सभी संस्थाएं लिमिटेड भी रहें। तो लिमिटेड गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का एक बहुत महत्वपूर्ण अवयव है। ये सवाल भी एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका था कि इनमें से क्या कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का एक कारक है, एक फैक्टर है, और उसका आंसर था लिमिटेड गवर्नमेंट। तो इस बात को ध्यान में रखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इसमें एक महत्वपूर्ण रोल निभाता है, क्योंकि फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वही है। तो फिर आगे बढ़ते हुए संपादकीय कहता है कि सीजेआई बनने के बाद उस पद के साथ बहुत सारी आकांक्षाएं जुड़ी होती हैं, तो उन सारी आकांक्षाओं को पूरा करना बहुत समय मांगता है। तो कम से कम ये 5 आकांक्षाएं हैं जो राजकुमार साहब चिन्हित कर रहे हैं। अब हम उन 5 आकांक्षाओं की बात करते हैं। पहली तो है कि जजेस के अपॉइंटमेंट से जुड़ी। हमने बात की कोई भी संस्था उतनी ही मजबूत होती है जितनी उसको चला रहे लोग, उसको लीड कर रहे लोग मजबूत होते हैं। तो वो कैसे मजबूत होंगे कि सबसे शानदार लोग चुने जाएं इस संस्था में आने के लिए। आप कहेंगे सबसे शानदार लोग कैसे चुने जाएं, उसकी तो एक तय प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया में एक लिमिटेड पूल है। हम जानते हैं कोलेजियम सिस्टम के तहत, जिसमें सीजीआई होते हैं और 4 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं। ये कोलेजियम इसको कहा जाता है। कोलेजियम यानी एक प्रकार का समूह। तो ये कोलेजियम मिलकर सुप्रीम कोर्ट के जजेस चुनता है, हाई कोर्ट के लिए भी अपॉइंटमेंट्स करता है, हाई कोर्ट के लिए दूसरा कोलेजियम बैठता है, तो ये अपॉइंटमेंट करता है। इनके पास एक लिमिटेड पूल होता है। लेकिन एक ध्यान रखने वाली बात है, आर्टिकल 124 जो जजेस के अपॉइंटमेंट की बात करता है सुप्रीम कोर्ट के, उसमें एक बात लिखी हुई है कि ठीक है, जजेस, हाई कोर्ट के जजेस आ सकते हैं, वो वकील आ सकते हैं जिन्होंने इतने इतने साल प्रैक्टिस की है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में। एक और उस तरह से जजेस आते भी हैं बार से, डायरेक्ट बार से आने वाले जजेस, यानी कि जो केवल वकील रहे हैं, उनकी संख्या काफी कम होती है। आमतौर पे हाई कोर्ट के जजेस या सुप्रीम कोर्ट के जजेस ही सुप्रीम कोर्ट के पैनल में शामिल होते हैं, जज बनते हैं। लेकिन एक चीज मेंशन्ड है कि एमिनेंट ज्यूरिस्ट, जो राष्ट्रपति की नजर में एमिनेंट ज्यूरिस्ट हैं, वो भी जज बनाए जा सकते हैं। ये बात मैं केवल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अक्सर लोगों की कल्पना में ये नहीं आता है। ये याद रखना, कल्पना को बड़ा रखना जरूरी है कि ये भी एक टैलेंट पूल है। देश के शीर्ष संस्थान जो है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज हैं, बड़े बड़े कानूनविद हैं जिन्होंने जीवन भर यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया है, बड़े बड़े जजेस को, वकीलों को ट्रेन किया है, वहां या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी ख्याति है, उनके लिखे लेखों को लोग पढ़ते हैं। बड़ी बड़ी अदालतें अमेरिका से लेके
अफ्रीका तक की अदालतें उनको कोर्ट करती हैं, ऐसे ज्यूरिस्ट को भी जुडिशरी में लाया जा सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि पहली चीज, पहला चैलेंज जो होगा कि सबसे अच्छे टैलेंट को जुडिशरी में लाया जाए और उसको लाने में 3 बातों का ध्यान रखा जाए कि वो प्रक्रिया बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो, पारदर्शिता उसमें रहे, पहली चीज। दूसरी चीज कि उसमें डाइवर्सिटी और इंक्लूजन हो। कई बार हम क्योंकि बहुत प्रिविलेज होते हैं, हमारे पास तमाम तरह की सुविधाएं होती हैं, तो हम समझ नहीं पाते कि डाइवर्सिटी और इंक्लूजन का मूल्य क्या है। लेकिन वो मूल्य वो समझ पाते हैं जो समाज के शक्ति केंद्रों से हमेशा थोड़े बाहर रहे हैं। वो तमाम तरह की जातियां हो सकती हैं, वो तमाम तरह के वर्ग हो सकते हैं जिसका कारण गरीबी हो सकता है, और वो ऐसे वर्ग हो सकते हैं जो लैंगिक आधार पर पीछे छूट गए। तो स्पेशली जुडिशरी में इंक्लूजन को, समावेशी बनाना होगा जुडिशरी को, और खास तौर पे जुडिशरी के लिए ये थोड़ी निराशा और थोड़ी शर्म की बात होनी चाहिए कि बहुत कम वुमेन जजेस, महिला जज बहुत कम इस शीर्ष पद तक पहुंच पाती हैं। तो ऐसे निर्णय लेने होंगे कि हम देश की शीर्ष संस्थाओं को समावेशी बना सकें, क्योंकि ये शीर्ष संस्थाएं हमारे देश का, हमारे समाज का एक मॉरल कंपस भी होती हैं, एक प्रकार से नैतिक दिशा सूचक यंत्र होती हैं। हम शीर्ष पदों पर बैठे जैसे लोगों को देखते हैं, हमारा समाज भी, या जैसी संस्थाओं को देखते हैं, हमारा समाज भी उन्हीं शेप्स में ढलता है। तो इसलिए इन संस्थाओं को भी अधिक से अधिक समावेशी और अधिक से अधिक पारदर्शी होना चाहिए अपने चरित्र में। इसके अलावा तीसरी बात यह कि सबसे अधिक मोल दिया जाना चाहिए कॉम्पिटेंस को, कि कोई व्यक्ति कितना काबिल है। तो केवल सीनियरिटी के रास्ते नहीं जाना चाहिए, कॉम्पिटेंस पे भी बहुत ध्यान देना चाहिए, ऐसा राजकुमार साहब कहते हैं। तो पहला हमने देख लिया कि अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस की प्रक्रिया को और विस्तृत और पारदर्शी और समावेशी बनाने की जरूरत है। दूसरी समस्या पर आते हैं, ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। तो किसकी ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग की अभी यहां बात चल रही है? जजेस की। तो हमें लगता है कि कोई व्यक्ति जब किसी पद पर चयनित हो गया, चाहे वो आईएएस हो, आईपीएस हो, जज हो, बैंक में काम करने वाला कर्मचारी हो, चयनित हो जाने के बाद उसका एक बार ट्रेनिंग हो गई, अब वो जीवन भर कार्य करेगा, ऐसा नहीं होता है। दुनिया लगातार बदल रही है, तमाम तरह के नए कानून आ रहे हैं, नई चेतना विकसित होती है और नए सिस्टम्स भी आ रहे हैं। तो इन सब चीजों में लगातार लोगों को ट्रेन किया जाता है। हम जानते हैं कि आईएएस, आईपीएस की भी सर्विस के बीच बीच में ट्रेनिंग की जाती है। जुडिशरी में भी इस तरह के ट्रेनिंग को, सिस्टम को बहुत मजबूत बनाने की जरूरत है, क्योंकि तमाम नए तरह के कानून, तमाम नई तरह की चेतनाएं आ रही हैं। उदाहरण के तौर पे जब कई जजेस चुने गए होंगे या अपनी तैयारी कर रहे होंगे, उस समय इंटरनेट इतना फैला नहीं था। सोशल मीडिया के दौर में फ्रीडम ऑफ स्पीच के नए मायने क्या हों, या जब मेटावर्स की बात चल रही है जिसमें लोग एक अलग दुनिया में जा रहे हैं, एक मेटावर्स में जा रहे हैं, वहां पर लोगों के हक क्या होंगे, वहां पर लोगों के राइट्स क्या होंगे, वहां पर क्राइम क्या होगा, ये तमाम ऐसी नई चीजें हैं जिसके लिए पुराने लोग इतने तैयार नहीं होते। तो बहुत जरूरी है कि ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग जजेस की, उस पर भी ध्यान दिया जाता रहे। तो उदाहरण के तौर पर भोपाल में एक नेशनल जुडिशियल एकेडमी बनाई गई है। अलग अलग राज्यों में भी इस प्रकार की जुडिशियल एकेडमीज बनाई गई हैं, जहां जजेस इसी बात पर काम करते हैं। बीच बीच में जजेस को ट्रेनिंग के लिए वहां पे भेजा जाता है। लेकिन फिर भी ये काफी नहीं है, और अधिक ट्रेनिंग की, कैपेसिटी बिल्डिंग की जरूरत है। खास तौर पे किस मामले में? जो नए कानून उभर रहे हैं, जो नई बातें उभर रही हैं, जिसका हमने उदाहरण दिया, उस परिप्रेक्ष्य में। और जजेस को, चाहे हाई कोर्ट के जजेस हों, चाहे सुप्रीम कोर्ट के जजेस हों, जुडिशरी में किसी भी लेवल पे वो जजेस हों, उनके सामने मौके होने चाहिए कि वो और पढ़ाई कर सकें। जैसे हम जानते हैं कि डॉक्टर्स एक समय प्रैक्टिस करने के बाद फिर एक हायर डिग्री ले लेते हैं, या हम जानते हैं कि अफसर कई बार 10-20 साल नौकरी करने के बाद सबैटिकल पे जाते हैं। दुनिया की शीर्षस्थ यूनिवर्सिटीज में उनको सरकारें भेजती हैं कि वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के नए गुण या कोई विशेष गुण सीख कर आए। तो इसी तरह के जैसे मारिया साहब अपनी आत्मकथा जो उनकी हाल ही में आई थी, उसमें लिखते हैं कि वो अपनी जापान गए थे ट्रैफिक मैनेजमेंट के कोर्स को समझने के लिए, ताकि वो महाराष्ट्र में आके ट्रैफिक पर काम कर सकें। वो कर पाए या नहीं कर पाए वो एक अलग बात है, और क्यों नहीं कर पाए उसकी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, कभी और करेंगे। लेकिन ये तमाम तरीकों से अलग अलग सर्विसेज में होता है। जुडिशरी में भी जरूरी है कि वकीलों को और खास तौर पे जजेस को आगे एलएलएम करने के लिए, पीएचडी करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए,
ताकि वो अकादमिक दुनिया से भी बहुत टच में रहें, अपने आप को अपस्किल कर सकें। अपस्किल आजकल का एक नया शब्द है, जरूरी शब्द है। और साथ ही जजेस अपनी देश की यूनिवर्सिटीज के साथ भी ज्यादा क्लोजली एसोसिएटेड हों, चर्चाओं के लिए जाएं, सेमिनार्स के लिए जाएं, वो बातें सुने कि आने वाली पीढ़ी किन बातों पर चर्चा कर रही है। तो इन सब चीजों से जुडिशरी के जो मानसिकता है उसमें विकास होता है, वो नई नई चीजें जानती है। तो दूसरी चीज हो गई ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग। तीसरी चीज है टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन। हमने पहले भी कहा तकनीक की दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। तो जब हम सोचते हैं कि तकनीक की दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है, तो हम कई बार केवल छोटा सा सोच पाते हैं। जब हम एडटेक सोचते हैं तो हम सोचते हैं कि कोई चीज केवल वीडियो फॉर्म में आ गई तो वो एडटेक हो गया। या इसी प्रकार से हम जब जुडिशरी में सोचते हैं तो हम सोचते हैं कि भाई कोई चीज केवल इसकी रिकॉर्डिंग होने लगी, टेलीकास्ट होने लगी तो देखो टेक्नोलॉजी आ गई। ये सब अच्छे कदम हैं, लेकिन तकनीक की दुनिया बहुत बड़ी है और उसमें अभूतपूर्व तरीके से प्रगति की जा सकती है। जैसे कि जब यूपीआई आया तो टेक्नोलॉजी में तो यह भी कहा जा सकता था कि अपनी बैंक स्टेटमेंट केवल फोन पे देख लीजिए या कंप्यूटर पे देख लीजिए, वो तकनीक काफी है। लेकिन यूपीआई अपने आप में क्रांतिकारी विकास इसलिए है क्योंकि उसने फाइनेंशियल इंक्लूजन को, इतना वित्तीय समावेशीपन को इतना बढ़ा दिया कि आम लोग अब बैंकों में कम जाते हैं, तो बैंकों का भार घटा, साथ ही ट्रांजैक्शन बहुत फास्ट हुई और कई तरह के नए उद्योग, खास तौर पे फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, फिनटेक जिनको कहा जाता है, वहां पर उदय कर पाए। तो इस प्रकार के क्रांतिकारी बदलावों की संभावना हर क्षेत्र में है। जुडिशरी में भी उस क्षेत्र को चेक करना होगा। उदाहरण के तौर पे पूरा केस मैनेजमेंट सिस्टम जिस प्रकार से होता है, कोर्ट्स किस प्रकार से एडमिनिस्टर होती हैं, उसके लिए एक नया तरीका अपनाया जा सकता है। फाइलों की या पेपर की पुराने तरीकों को पीछे छोड़ा जा सकता है। ये अधिक से अधिक पारदर्शिता भी लाएगा। जब हम सिविल सर्विसेज के सिलेबस में एथिक्स को पढ़ते हैं तो एथिक्स में ट्रांसपेरेंसी एक बहुत इंपॉर्टेंट गुण है। वही अपने आप में कई चीजें सुनिश्चित कर देती है। ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी भी सुनिश्चित करती है और ईमानदारी भी। तो टेक्नोलॉजी का उन चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अभी कितना हो रहा है? अभी भी बहुत कुछ आगे हम बढ़े हैं। हमने देखा है कि वर्चुअल हियरिंग हुई कोरोना के दौरान खास तौर पे, या टेलीकास्ट होने लगे कोर्ट की हियरिंग। ये अपने आप में अच्छे कदम है, इनको और आगे लेके जाने की आवश्यकता है। चौथा चैलेंज क्या होगा? लॉयर्स के लिए लॉयर्स की ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। आप कहेंगे कि देश में बहुत वकील हैं और अच्छे अच्छे कॉलेजेस भी हैं, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन ये संपादकीय क्या कहता है? राजकुमार साहब कहते हैं कि एक नेशनल लॉयर्स अकेडमी की जरूरत है, जिससे भविष्य के लिए लॉयर्स तैयार हो सकें। ये कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं होनी चाहिए, बल्कि लोगों के ज्ञान में, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग में, लॉयर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग में इसको मदद करनी होगी और फोकस करना होगा कि कंटिन्यूइंग लीगल एजुकेशन। एक बार वकालत के पेशे में आप आ गए तो आपकी पढ़ाई समाप्त नहीं हो गई, बल्कि वो जीवन पर्यंत, जब तक आप इस पेशे में हैं, आपको जीवन पर्यंत इस क्षेत्र में मेहनत करते रहें। उसके लिए लॉयर्स के लिए एक नेशनल लॉयर्स अकेडमी का सुझाव दिया गया है। ये सुझाव बड़े इंटरेस्टिंग है। इनको जब आप लिखते हैं तो पढ़ने वाले को ये समझ आता है कि आप इन समस्याओं पर केवल लफ्फाजी नहीं कर रहे हैं, आपके पास समस्याओं की पहचान भी है और कुछ मौलिक सुझाव भी है। आखिरी सुझाव क्या है? आखिरी समस्या है कि लीगल एजुकेशन के लैंडस्केप को, परिदृश्य को बदलने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि अंततः तो जुडिशरी वैसी ही बनेगी जैसे कि क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स है। हमारे देश के लॉ स्कूल से निकलने वाले स्टूडेंट्स कैसे हैं, यही तय करेगा कि हमारी जुडिशरी का, न्यायपालिका का ढांचा कैसा बनेगा। तो अगर हम इस ओर ध्यान नहीं देते तो ऊपर की हमने जितनी बातें की वो सारी बेमानी हो जाती हैं। तो जरूरी है कि लीगल एजुकेशन पर ध्यान दिया जाए। देश में 1700 लॉ स्कूल है, लॉ कॉलेजेस हैं, और वहां से हर साल तकरीबन 1 लाख लॉ ग्रेजुएट बाहर निकलते हैं। लेकिन संपादकीय कहता है, राजकुमार साहब कहते हैं, और वो कह सकते हैं क्योंकि वो ऐसे एक शीर्ष संस्थान के वाइस चांसलर हैं, वो कहते हैं कि सबसे बड़ा संकट जो है वो लॉयर्स की मीडियोक्रिटी का है, कि उस 1 लाख में से एक बड़ी संख्या, एक बड़ी भीड़ बहुत मीडियोकर है, बहुत औसत दर्जे की है। वो कानून को या कानून की पढ़ाई को बहुत गंभीरता से करके नहीं आई होती है, और उसकी वजह से पूरा सिस्टम ही फिर मीडियोकर होने को अभिशप्त हो सकता है अगर उस पर ध्यान नहीं दिया गया। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि
जुडिशरी की सहायता से तमाम स्तरों पे जो जजेस हैं, चाहे वो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में हो, हाई कोर्ट में हो, सुप्रीम कोर्ट में हो, उनकी सहायता से पूरे लीगल एजुकेशन सिस्टम को आमूल चूल तरीके से परिवर्तित किया जाए और उस सिस्टम को ऐसा बनाया जाए कि बेहतरीन से बेहतर लॉयर्स हमारी लीगल फ्रेटर्निटी में, हमारी न्यायपालिका में ज्वाइन कर सकें, चाहे वो लॉयर के बतौर ज्वाइन करें, सबऑर्डिनेट कोर्ट में जजेस के तौर पे ज्वाइन करें या हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे। तो ये 5 बातें इस संपादकीय में की गई हैं। संपादकीय अंत में कहता है कि ये 5 सुझाव जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को दिए गए हैं, ये भारत के लॉ एंड लीगल सिस्टम को, कानूनी व्यवस्था को रीइमेजिन करने में सहायक होंगे और वो एक कॉन्फिडेंस भी जताते हैं कि 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास उतना दमखम है कि वो इन सुझावों पर और इन सुझावों से भी बेहतर सुझावों पर कार्य कर सकें। इसके साथ ही उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को शुभकामनाएं दी हैं। यही शुभकामनाएं हमारी भी हैं। तो आज के संपादकीय में इतना ही। आपको ये संपादकीय कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। मिलते हैं अगले एडिटोरियल एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।